शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं इस्मत चुगताई और उनकी कहानी और बारे में कुछ आपसे बातें कर सकूँ। मैंने कोशिश की है कि इस्मत चुगताई के फिक्शन में औरत का जो तस्वुर है, उन्होंने खुद औरत होने के नाते किस तरह से औरत को देखा है, उन्होंने जिस समाज में जिंदगी गुजारी, जहाँ वो पली बढ़ी, उसके जो मसाइल उन्होंने देखे, उसे किस तरह उन्होंने अपनी कहानियों में पेश किया है। इस्मत चुगताई एक ऐसा नाम है उर्दू फिक्शन का, हिंदुस्तानी अदब का शायद ही कोई परस्तार हो जो उनके नाम से वाकिफ न हो। वो अफसाना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं, उन्होंने फिल्मों के लिए कहानियाँ भी लिखी हैं, डायलॉग्स भी लिखे हैं, और एक ऐसी शख्सियत जिसने उर्दू फिक्शन को न सिर्फ ये कि उसमें तब्दीलियाँ लाई उन्होंने, बल्कि उसे यकसर तब्दील कर दिया, उसकी पूरी धारा को, उसे एक नए रंग आहंग से आशना किया। उन्होंने अपने अफकार व ख्यालात और बागियाना लब लहजे से और अपनी तख्लीकी कुव्वत से अपनी एक अलग शनाख्त बनाई और खुद अपना रास्ता मुतय्यन किया, और उस रास्ते पर पूरी बेबाकी जुर्रतमंदी के साथ अपना अदबी सफ़र जारी रखा। उनका अदबी सफ़र कमोबेश 50 बरसों पर मुहित है। इस्मत के यहाँ जो ये बेबाकी और जुर्रतमंदी आई है, वो आखिर कहाँ से आई है? जरा अगर उनका माहौल देखें, जिस माहौल में वो पली बढ़ी, उन्हें एक अदबी माहौल मिला। उनके भाई अजीम बेग चुगताई उर्दू के एक बड़े अदीब हैं, उन्होंने उन्हें बहुत सराहा, उन्हें आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ जब हम उर्दू अफसाने पर उर्दू को देखते हैं, तो उर्दू अफसाने को प्रेमचंद ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर चलना सिखाया। प्रेमचंद और उनके हमअसरों ने, उनके कंटेम्प्रोरी जो राइटर्स थे, उन्होंने हकीकत पसंदी का रास्ता दिखाया। उसके बाद जो नई नस्ल आती है, उसमें 4 नाम बड़े अहम हैं: कृष्णचंद्र, मंटू, इस्मत और बेबी। और इन चारों में खास तौर पर 2 नाम, मंटू और इस्मत, इन दोनों ने उर्दू अफसाने को एक नई ऊंचाई से आशना किया, फिक्र के लिहाज से भी, फन के लिहाज से भी, और उसे बामे उरूज तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया। इस्मत ने 1939 से अपना अदबी सफर शुरू किया, और इससे ठीक पहले 1932 में एक बेहद अहम अफसानवी मजमुआ अंगारे आया, जिसमें 10 अफसाने शामिल थे, 9 अफसाना और 1 ड्रामा, 5 सज्जाद ज़हीर के, 2 अहमद अली के, 2 रशीद जहां के और 1 महमूद जफर का। और इस अफसानवी मजमुए में उस दौर के, उस समाज के जो फिरसूदा रस्म व रिवाज थे, जो ज़ईफ़ुल एतकादी थी, जो जिनसी जबर था उस समाज में औरतों के साथ, उस पर खुलकर बहस की गई। और इसके बारे में उस दौर में इसे बैन भी किया। उस दौर की अंग्रेजी हुकूमत ने इसे फहश करार दिया गया, इसे बैन किया गया। लेकिन इसका असर उर्दू अफसाने पर और बाद में आने वाले उर्दू अफसाना निगारों पर इस कदर पड़ा, उसकी बैन मिसाल इस्मत चुगताई के अफसाने हैं। उर्दू अफसाने की तारीख और उसके इर्तिका में इस्मत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हीं की एक कंटेम्प्रोरी और उर्दू की बड़ी राइटर कुरतुलैन हैदर ने उर्दू अफसाने में उनकी आमद का जिक्र इस तरह से किया है कि वो ये कहती हैं कि वो एक बम के गोली की तरह मैदान अदब में आकर गिरी, और फिर द रेस्ट इज द हिस्ट्री। और यकीनी तौर पर उसके बाद इस्मत ने जो कुछ किया, जो अफसाने लिखे, जो कहानियां लिखी, जो नावल लिखे, वो अपनी मिसाल आप हैं। कुरतुलैन हैदर उन्हें लेडी चंगेज खां कहा करती थी। जिस तरह से चंगेज खां के बारे में मशहूर है कि उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया,
ठीक उसी तरह से किस्मत ने तमाम बंधे टके उसूलों से जो उस दौर के की अफसानवी रवायत का हिस्सा थे उनसे इनहराफ किया और अपनी एक अलग राह निकाली। वो अपनी मखसूस जबान और अपने मुनफरिद असलूब के लिए जानी जाती हैं। खास तौर पर उनके यहाँ जो मुस्लिम मुतवस्सत तबके की जो औरतें हैं उनकी जो मुहावराती ज़बान है उसका इस्तेमाल उन्होंने जिस बेबाकी से किया है और जिस तरह उसे उर्दू डिक्शन का हिस्सा बनाया है, ये उन्हीं का कमाल है और ये उनके कमाल फन की दलील भी है। तरक्की पसंद नक्काद कमर रईस इस्मत चुगताई के बारे में लिखते हैं, कोट, इस्मत चुगताई का शुमार उर्दू के उन गिने चुने बाकमाल अदीबों में होता है जो हमारे अफसानवी अदब में एक अलहदा दबिस्तान की हैसियत रखते हैं, जिनके हाथों उर्दू अफसाना फन की उन बुलंदियों तक पहुंचा जो किसी भी जबान के लिए सरमाए इफ्तिखार हो सकती है। ये कहना शायद बेजा न होगा कि इस्मत चुगताई की बागी लेकिन बागोबहार शख्सियत निस्फ सदी तक उर्दू अफसाने के उफक पर छाई रही। एक बात और जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि इस्मत चुगताई पहली खातून अफसाना निगार हैं जिन्होंने औरतों के मसाइल को मौजूए बहस बनाया है। उर्दू फिक्शन का आगाज, खासतौर पर उर्दू नावल का आगाज डिप्टी नाज़ीर अहमद से होता है और औरतों के मसाइल और औरतों की तालीम और तरबियत पर वहीं से बात शुरू हो जाती है। उनसे पहले हिजाब इम्तियाज अली, रशीद जहां, रजिया सज्जाद ज़हीर और दूसरी खवातीन अफसाना निगारों ने औरतों के मसाइल पर गुफ्तगू की है, लेकिन वो तमाम बातें उन्होंने दरमियानी रवैया अपनाया, खुलकर बात नहीं की, दबे दबे लफ्जों में, इशारों में, किनायों में औरतों के मसाइल को उजागर किया। इस्मत ने उनके बरक्स उन तमाम मसाइल को जो मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली की लड़कियां, औरतें फेस कर रही थीं अपनी घरेलू जिंदगी में, समाजी जिंदगी में, उस पर उन्होंने खुलकर बहस की, उसे अपनी कहानियों में ढाला और उसे पूरी जुर्रत और बेबाकी के साथ पेश किया। जब हम उनके अफसानों का मुताला करते हैं, उनके नावलों का मुताला करते हैं, तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आती है कि उनका जो नुक्ता नज़र है बिल्कुल वाज़ेह है, उनका सियासी और समाजी शऊर बिल्कुल वाज़ेह है। वो तरक्की पसंद तारीख से उनका ताल्लुक था और उस ताल्लुक को उन्होंने आखिर तक निभाया है। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी कहानियों में औरतों के मसाइल को पेश किया है। वो मुस्लिम मुतवस्सित तबके की लड़कियों और औरतों की जो बाहरी जिंदगी है, जो खारजी जिंदगी है और जो उनका बातिन है, जो उनका अंदरून है, उसके दरमियान जो कशमकश है, उनकी जो दोहरी जिंदगी है, उनकी जो नफ्सियात है, उनके जो जज्बात और ख्यालात हैं, उनको पेश करने पर वो महारत रखती है। वो खुद औरत हैं, लिहाजा वो बेहतर तौर पर औरतों के उन तमाम हालात को समझ सकती हैं। औरत के बारे में समाज क्या सोचता है, जो मुफक्किर हैं उन्होंने किस तरह की गुफ्तगू की है, इसके बारे में वो लिखती हैं औरतों के हवाले से, बड़ी अच्छी, बेवफा, बावफा, ऐसी ऐसी और खुदा मालूम कैसी कैसी, हर मुल्क और हर ज़माने में बड़े बड़े मुफक्किरों ने औरत के बारे में कोई ना कोई राय ज़रूर कायम की है। और मज़े की बात तो ये है कि जितना मर्दों ने औरत को समझने का दावा किया, उतना औरतों ने मर्दों के मुतालिक किसी कभी कौल अपनी अक्ल से नहीं बनाया। मर्दों ने कहा औरत डरपोक होती है, वो चुहिया तर्क से डरने लगी। मर्दों ने कहा मर्द जालिम होता है, वो चुपचाप जुल्म सहने लगी। फिर फरमाया वक्त पड़े तो औरत जान पर खेल जाती है, बस फट से जान पर खेल गई। माँ की ममता का सारी दुनिया ढोल पीटती है, बाप की बापता का रोना कोई नहीं रोता। ये औरतों के मुतालिक जो मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी ने जो नजरिया दिया था, उस पर गुफ्तगू करते हुए वो ये बात कहती है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो उनका नजरिया क्या था, बिल्कुल वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर था उनका मामला। इसके साथ एक बात और भी, ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर मशरकी औरत की जो खूबियां हैं वो नहीं थी, बिल्कुल थी। उनका एक बहुत मशहूर अफसाना है लिहाफ, जो
अगर मुझे सही याद है तो 1941 में ये अफसाना शाये हुआ था, आज़ादी से पहले। और इसमें पहली बार उर्दू में एक ऐसे मौजू को छुआ गया था जो शायद कोई मर्द भी उस पर कलम उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेस्बियनिज्म पे। और जागीरदाराना रिवायत से उपजी ये कहानी, जहां बड़ी उम्र के मर्द की शादी एक ऐसी औरत से होती है जो कमसीन है, जाहिर है उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो दूसरे रास्ते इख्तियार करती है। हम अगर ये देखें कि ये कहानी अगर एक औरत ने ना लिखी होती, किसी मर्द ने लिखी होती, तो क्या इतना वावेला मचता? शायद नहीं मचता। लेकिन चूंकि एक औरत, और ये वो जमाना है जब शाइना मैडम बैठी हुई हैं, ये बताएंगे जब अपने लेक्चर में बात करेंगी तो, कि उस जमाने में ये माना जाता था कि जो शरीफ घराने की लड़कियां हैं या औरतें हैं, वो अफसाने और नावल नहीं लिख सकती। उस जमाने में इस्मत ने लिहाफ जैसा अफसाना लिखा और उन पर मुकदमा भी चला। मंटू के साथ लाहौर गए, वहां उन्होंने मुकदमा फेस किया, और मंटू ने इसी अफसाने के हवाले से एक बात कही जो उनकी मशरकियत की तरफ इशारा करती है, कि मंटू ने जब उनसे कहा कि इस अफसाने का एक आखिरी जुमला, इसके बारे में उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुझे 1 लाख भी दे तो वो मैं बात नहीं बताऊंगी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों लिखा है? तो मंटू ने कहा कि उनके चेहरे पे जो शर्म हया थी वो, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चली गई। तो मंटू ने कहा कि ये कमबख्त भी औरत ही निकली। तो यानी तमाम बेबाकी और जुर्रतमंदी के बावजूद भी उनके यहाँ वो मशरकी औरत जिंदा थी, और बुनियादी तौर पर वो उनके यहाँ रिश्तों की जो पासदारी है उसका लिहाज वो रखना चाहते थे। वो मर्द और औरत को मुकाबिल नहीं खड़ा करती, बल्कि वो चाहती हैं कि दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों में मुफाहमत का रिश्ता हो। जब तक आप किसी की बात नहीं सकते, दोस्ताना रिश्ता हो, वो चाहती थे। उनके भाई अजीम बेग चुगताई पर उन्होंने एक खाका लिखा है तौज़फ़ी, जिसमें एक बहन का भाई के साथ क्या रिश्ता होता है, एक भाई और बहन का जो प्यार होता है वो किस तरीके से छलकता है, वो उसमें देखा जा सकता है। और इस्मत की कहानियाँ, नॉवेल उनके हिंदी में उपलब्ध हैं, राजकमल प्रकाशन ने सारी कहानियाँ लगभग छाप दी हैं। आप उन्हें पढ़िए, फिर अंदाजा होगा कि इस्मत किस तरीके से अपनी कहानियों में उस दौर की समाजी जिंदगी और ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली है उसके जो मसाइल हैं, उन लड़कियों के जो जज्बात और एहसासात हैं, उनको किस कदर खूबसूरती के साथ पेश करने का हुनर जानती है। उनकी हर कहानी में जो मरकजी किरदार है, जो मेन कैरेक्टर है, वो औरत है, और वो एक नए, और हर कहानी एक नए समाजी सरोकार के साथ कारी के रूबरू होती है, और जो पेट्रियटिज्म है, जो मेल शोविनिज्म है, उसके आगे वो डट कर खड़ी हो जाती है वो कहानी। कुरतुल हैदर उनके बारे में कहती हैं, इस्मत चुगताई ने उर्दू अफसानों और नावलों में जुर्रत और बेबाकी की एक नई मिसाल कायम की। उन शोलावार तहरीरों ने उन लिखने वालियों को पसे पुष्ट डाल दिया जिनका अंदाज रोमानी था, जो दबे दबे अल्फाज में अपनी बात कहती थी। अदब में उनकी जगह बागियाना समाजी हकीकत पसंदी ने ले ली। और उनके बाद जो नई नस्ल आई, खासतौर पर जो खवातीन अफसाना निगार, उनके यहाँ आप इन सब सारी बातों को बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। यानी एक तरीके से उन्होंने नई नस्ल को राह दिखाई कि किस तरह से कहानियाँ लिखी जाती हैं, और उनका जो फन है, जब आप उनकी कहानियाँ पढ़ना शुरू करते हैं, उनके यहाँ और मंटू के यहाँ दो के यहाँ बड़ी खूबी है। जब आप उनकी कहानियों को पढ़ना शुरू करते हैं, बीच में जाकर जहाँ वो कहानी टर्न लेती है, जब ड्रामाई मोड़ अख्तियार करती है, तो कारी चौंक जाता है। उसे ये अंदाजा नहीं होता कि कहानी इधर भी जा सकती है। और कहानी का ये बड़ी खूबी होती है कि जब कहानी अपने कारी की सोच के बरक्स कोई नए नुक्ते पर आकर खड़ी हो जाए, लेकिन जब कारी सोचे तो उसे लगे नहीं ये मुमकिन था। यानी अफसाना चूंकि जिंदगी की हकीकतों को पेश करता है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए फिल्मी स्टाइल में जहाँ हीरो जो है 20 लोगों को मार रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो करीने कयास ही ना हो। तो इस्मत और मंटू के यहाँ सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो इंसानी नफ्सियात पर पूरी गिरफ्त रखते हैं, और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी कहानियों में इन सब बातों का ख्याल रखा है।
भुलैया, उसके ख्वाब, मेरा बच्चा, चिल, एक शौहर की खातिर, सास, पेशा, अमर बेल, बहू बेटियां, भाभी, बिच्छू फूफी, पर्दे के पीछे से, गेंदा, उफ ये बच्चे, इश्क पर जोर नहीं, सोने का अंडा, चौथी का जोड़ा, लिहाफ वगैरह जैसे अफसाने और जिद्दी, मासूमा, टेढ़ी लकीर वगैरह जैसे नाविल इस्मत के अफकार व ख्यालात, वाज़े सियासी और समाजी शऊर और उनकी तख्लीकी कुव्वत व महारत का बैन सबूत है। उनकी ये निगारिशात मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करती हैं जिनमें औरत को मरकज़ी हैसियत हासिल है। बस मैं एक लास्ट कोटेशन जो के खुल्लर ने लिखा था उस पर अपनी बात खत्म कर दूंगा कि वक्त बहुत नहीं है। के खुल्लर ने उर्दू अफसाने पर बात करते हुए और मंटू और इस्मत पर बात करते हुए ये बातें लिखी हैं। कोट, इस्मत और मंटू उर्दू अदब के कतुन्नस हैं। कतुन्नस कहते हैं ख्याली परिंदे को, जिसके बारे में मशहूर है कि वो हर किस्म के राग जानता है। एक जुड़वा कतुन्नस जिसने देवताओं की राख से जंगल में एक ऐसी आग लगाई जिसमें जलकर दोनों कुंदन हो गए, और आलम रक्स में एक ऐसा राग छेड़ा, दीपक राग, जिसकी मौसीकी आज भी कानों में गूंज रही है। एक नया दीपक जिसने न सिर्फ एक नए अदबी रुझान को जन्म दिया बल्कि एक नए अदब की बुनियाद डाली। एक ऐसा अदब जो 50 साल पुराना होने के बावजूद नया है। अदब के इस पहले और आखिरी टेस्ट में इस्मत और मंटू दोनों पूरे उतरते हैं। दोनों एक ही सफ में खड़े हैं क्योंकि आज दोनों उसी शिद्दत से पढ़े जाते हैं जैसे 50 साल पहले, और उसी शिद्दत से पढ़े जाएंगे 50 साल बाद। वो जिंदा रहेंगे न सिर्फ जबान के सेहर और लफ्ज़ों के बल पर बल्कि अफसानों के कंटेंट से, उनकी फनी तकमील से, उनके किरदारों से। ये इस्मत चुगताई का जाहिर है कि इस्मत चुगताई एक ऐसी फिक्शन निगार है जिनके बारे में आप सब बेहतर जानते हैं। इस मुख्तसर वक्त में मैंने जो बातें कही, उम्मीद है कि आपको लगा हो, कुछ बेहतर लगा होगा। शुक्रिया आप सबका।